वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ये हमारा पार्ट 3 है। आज हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे 9.4 सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले वाले पार्ट में हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट्स वेलोसिटी चेंजेस, दैट इज द ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सीलरेशन। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसके हमने पढ़ा था कि जब कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं, जैसे कि दैट इज द ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सीलरेशन। उस वाले ऑब्जेक्ट को एक तरीके की एक्सीलरेशन मिल जाती है, मतलब आगे बढ़ने की स्पीड मिल जाती है। We would now like to study how the acceleration of an object depends on the force applied to it and how we measure force। तो हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे कि जो एक्सीलरेशन है इसके अंदर फोर्स का क्या रोल है। एक्सीलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ जो स्पीड कम और ज़्यादा होती रहती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उस वक्त पे हम निकालते हैं एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जो एक्सीलरेशन है इसके अंदर फोर्स का क्या रोल है? जो एक्सीलरेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो फोर्स के ऊपर किस तरीके से डिपेंड है। एंड हाउ वी मेजर अ फोर्स, और हम फोर्स को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। देखो, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हो, उसे पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो या फिर हिट कर रहे हो, तो किसी तरीके की फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर, है ना। तो आप कितनी फोर्स लगा रहे हो उसको हम किस तरीके से मेजर करेंगे। लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एवरीडे लाइफ। अब हम यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन लेंगे अपनी डे लाइफ से। ड्यूरिंग द गेम ऑफ टेबल टेनिस, जब हम टेबल टेनिस खेलते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, अगर किसी प्लेयर को जो टेबल टेनिस की बॉल होती है अगर वो हिट कर जाए तो उसको हर्ट नहीं होता, मतलब उसको दर्द नहीं होता। ऑन द अदर हैंड, पर अगर हम दूसरी तरफ देखें, वैन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, जब एक तेजी से आ रही जो क्रिकेट बॉल होती है वो बहुत भारी सी भी होती है, अगर वो बहुत तेजी से आ रही है और किसी भी पर्सन को या फिर किसी प्लेयर को लग जाए तो क्या होगा, उसे हर्ट होगा, उसे दर्द होगा। अ ट्रक एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन वैन पार्क अलोंग अ रोड साइड। अब देखो, अब एक ट्रक है, ठीक है, एक बड़ा सा ट्रक है और वो रोड साइड, मतलब साइड में रोड की बिल्कुल खड़ा हुआ है, ठीक है, वो किसी को परेशान नहीं कर रहा, है ना। पर अगर एक मूविंग ट्रक है, एक चलता हुआ ट्रक है, वो वाला ही ट्रक चल रहा है ना, और एक पर्सन साइड में खड़ा हुआ है, अगर वो ट्रक हल्का सा भी उस वाले पर्सन को छू जाए चलते हुए तो क्या होगा, वो वाला पर्सन मर भी सकता है ना। तो इस समय क्या पता चला, इस समय पता चला इसकी स्पीड का। मतलब देखो, एक होती है मास और एक होती है वेलोसिटी। अब यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मास होता है वेट और वेलोसिटी होती है स्पीड। तो यहाँ पे जो ट्रक है उसकी एक तरफ एक बार स्पीड थी तो उसने यहाँ पे पर्सन को मार दिया, पर अगर वो साइड में खड़ा था तो उसने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, है ना। तो कुछ इसी तरह के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रखा है, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि हमने इस वाली ऑब्जर्वेशन से क्या सजेस्ट किया। स्मॉल मास सच एज बुलेट मे किल अ पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन। अब देखो, जैसे कि जो बुलेट होती है जो कि हम गन में चलाते हैं, उसका जो मास है वो ज़्यादा कम होता है। अगर आप बुलेट को किसी के ऊपर ऐसे ही मार दोगे, मतलब बिना गन के मारोगे, तो वो ज़्यादा हर्ट नहीं करेगी। पर हम जब उसे गन से मारेंगे तो क्या होगा, वो एकदम से उस वाले आदमी को कर दी किल कर देगी, उस वाले आदमी को मार देगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर स्पीड का डिफरेंस था। जो बुलेट थी, जब हमने मारा उसके ऊपर तो उसकी स्पीड बहुत लो थी, है ना। वेट तो एकदम सेम था, चाहे गन से मार लो चाहे आप हाथ से मार लो, वेट तो सेम रहेगा। पर जब आप गन से मारोगे तो जो उसकी स्पीड है वो बहुत तेजी से जाएगी, और जो गोली है, मतलब जो बुलेट है, वो उसके अंदर घुस जाएगी और उसको किल कर देगी, है ना। अब जैसे ट्रक था, ट्रक के अंदर क्या डिफरेंस हुआ, ट्रक एक जगह खड़ा था और जब जब ट्रक चला तो उसने हट कर दिया किसी को, अगर किसी को टकराएगा। पर जब ट्रक खड़ा रहेगा और कोई आगे उसे टकराएगा तो उस वाले आदमी को कोई भी चोट नहीं पहुंचेगी। ऐसा क्यों हुआ? इसके अंदर भी स्पीड का डिफरेंस था, है ना। तो कहीं पे ऐसा स्पीड होता है, कहीं पे मास होता है। अब देखो, ये चीज यहाँ पे इन्होंने आगे लिख रखी है, ऑब्जर्वेशन। अब जो ये ऑब्जर्वेशन है ये हमें क्या सजेस्ट करती है, ये हमें सजेस्ट करती है दैट द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो इम्पैक्ट क्या डालता है, डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड द वेलोसिटी। उसकी जो मास है, मतलब जो उसका वेट है, भार है, और जो उसकी वेलोसिटी है, जो उसकी स्पीड है, वो उन दोनों चीज से क्या है, प्रोडक्ट है। ये दोनों चीजें आपस में बंधी हुई हैं, ठीक है। इन दोनों चीजों से काफी ज्यादा असर पड़ता है किसी भी चीज पर। सिमिलरली इफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी एक्सीलरेटेड, इसी तरीके से जब ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटेड होता है, वी नो दैट अ ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गिव अ ग्रेटर वेलोसिटी। हम ये चीज जानते हैं कि हमें किसी को ग्रेटर वेलोसिटी देनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पे ग्रेटर फोर्स चाहिए होगी। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें,
देयर अपीयर्स टू एग्जिस्ट सम क्वांटिटी ऑफ इंपॉर्टेंस दैट कंबाइन। तो क्या करेगा, कंबाइन करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को और वेलोसिटी को, मतलब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेगा। वन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है मोमेंटम जिसको इंट्रोड्यूस किया था न्यूटन ने। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मोमेंटम p ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट। तो मोमेंटम p क्या है, मोमेंटम को हम लिखेंगे p से, जैसे कि हम मास को लिखता है m से, वेलोसिटी को लिखता है v से, तो इसी तरीके से मोमेंटम को p से लिखेंगे। पर हम मोमेंटम को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, मतलब मोमेंटम जो ये प्रॉपर्टी है ये है क्या, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करती है उसके मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट होती है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा मोमेंटम का, p इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो जो भी आंसर आएगा उसको हम कहेंगे p, मतलब मोमेंटम। मोमेंटम हैज बोथ, मोमेंटम के पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब एक दिशा भी होती है इसके पास और एक स्पीड होती है। आप कह सकते हो एक मास, मैग्नीट्यूड मतलब होता है मास। अब देखो, अब जो मैग्नीट्यूड है उसके पास कोई नंबर होता है और जो मास होता है, मास मतलब वेट, तो मास के पास भी नंबर होते हैं 17 kg, 18 kg, 19 kg, 78 kg, तो मास के पास भी नंबर्स होते हैं। तो इसी तरीके से मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा यहाँ पे, मास। इट डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। और मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो सेम होती है जैसे वेलोसिटी की होती है, और वेलोसिटी हम कैसे लिखते हैं, v से। तो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो मोमेंटम की SI यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, kgms-1। अब देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन निकल के आते हैं, एक तो कि मोमेंटम को किसने इंट्रोड्यूस किया था, न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया था। और यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है कि मोमेंटम की जो SI यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। Since the application of an unbalanced force bring the change in the velocity of the object। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अनबैलेंस फोर्स के अंदर जो एप्लीकेशन है वो क्या करती है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर चेंजेस लाती है। ठीक है, इट इज देयर फोर क्लियर। तो ये चीज़ साफ हो गई दैट अ फोर्स ऑल्सो प्रोड्यूस अ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये चीज़ को क्लियर है कि जो फोर्स है वो मोमेंटम के अंदर, मतलब मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, इन दोनों के अंदर चेंजेस ला सकती है। मोमेंटम मतलब मास वेलोसिटी तो है ना, तो इसी तरीके से जो मोमेंटम मतलब क्या है, मास और वेलोसिटी। तो जो फोर्स है वो मास और वेलोसिटी मतलब मोमेंटम में चेंजेस ला सकती है। लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन इन विच अ कार with a dead battery is to be pushed along a straight road to give it a speed of 1 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे एक सिचुएशन को कंसिडर करते हैं, जैसे कि एक कार है जिसकी जो बैटरी है वो बिल्कुल डेड हो चुकी है और हमें उसको पुश करना है एक स्ट्रेट रोड पर, कौन सी स्पीड के साथ, 1 मीटर पर सेकेंड के साथ, जो कि सफिशियंट है कि जो उसका इंजन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर एक या फिर दो पर्सन एकदम से उस वाली कार को पुश करते हैं तो क्या होगा, वो बहुत ही मुश्किल से स्टार्ट होगी। पर बट अ कंटिन्यूस पुश ओवर सम टाइम रिजल्ट इन अ ग्रेजुअल एक्सीलरेशन ऑफ द कार। पर अगर कोई एक या फिर दो तीन पर्सन भी उसे कंटिन्यूस पुश दे रहे हैं, मतलब जो कार है उसको लगातार पुश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले पुश किया फिर हट गए, फिर पुश किया फिर हट गए, उसे लगातार पुश कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम भी दिया और उसे कंटिन्यूस पुश भी दिया, तो क्या होगा, जो कार का एक्सीलरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, और जो कार है उसे एक स्पीड मिल जाएगी। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द कार इज नॉट ओनली डिटरमाइंड। इसका मतलब है कि मोमेंटम के अंदर जो चेंज आता है वो कार को डिटरमाइन नहीं करता उसके मैग्नीट्यूड, उसके फोर्स के मैग्नीट्यूड से, बट ऑल्सो बाय द टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स इज एक्सिक्टेड। और क्या करता है, पर ऑल्सो बाय द टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स इज एक्सिक्टेड, पर हमें किसी भी कार, किसी भी चीज़ में फोर्स लाने के लिए थोड़ा सा उसे टाइम भी देना पड़ता है। इट मे देन ऑल्सो बी कंक्लूड, हम इससे एक चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं दैट द फोर्स, कि जो फोर्स है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फोर्स नेसेसरी टू चेंज। जो फोर्स है वो मोमेंटम, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज करने के लिए ज़रूरी है, जो कि उसे डिपेंड करती है किस पे, टाइम रेट पर डिपेंड करती है, एट विच द मोमेंटम इज चेंज। और इससे क्या होता है, जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको दोबारा पढ़ते हैं, देखो यहाँ से, may then also be conclude that the force necessary to change। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फोर्स है वो चेंज कर सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को, जो कि डिपेंड होता है टाइम रेट पर, एट विच द मोमेंटम इज चेंज। और क्या हो जाता है, मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाता है। The second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of motion। तो जो second law of motion है, इसने हमें क्या सजेस्ट किया, इसने हमें क्या बताया कि that the rate of the change of momentum, मोमेंटम के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स के प्रोपोर्शनल है
किसी डायरेक्शन में। बस आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जैसे कि आपने कार को स्टार्ट किया था, तो हमें कार को एक ही जगह पे, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पहले उसे राइट की तरफ धक्का दिया फिर उसे लेफ्ट की तरफ धक्का दिया, ऐसे होगा तो जो कार है वो स्टार्ट नहीं होगी। आपको उसे एक ही डायरेक्शन में लगातार फोर्स लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 9.4.1 मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम सीखेंगे कि हम फोर्स को किस तरीके से मेजर करते हैं। अब हम कुछ इसके अंदर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कुछ मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन सीखेंगे, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो उसके अंदर से ही आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो क्या है, एम है। वो मूव कर रहा है एक सीधी लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में, अपनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, जो कि यू है। इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं u और फाइनल वेलोसिटी को हम लिखते हैं v। इट इज यूनिफॉर्मली एसिलेटेड टू द वेलोसिटी v। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, v ही हुई, और इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, u ही। टाइम क्या है, t है। बाय द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स f थ्रू आउट द टाइम t। अब देखो, अब यहाँ पे आता है इनिशियल वेलोसिटी और आती है फाइनल वेलोसिटी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बनाएंगे इनिशियल मोमेंटम और हमने इसको यहाँ पे कंसिडर कर लिया फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा p1। मोमेंटम को कैसे लिखते हैं, p से लिखते हैं, है ना। मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, तो p1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें। अब आपको इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को अलग अलग कर लेना है। मतलब इनिशियल मोमेंटम को तो आप लिख लो p1, ये फर्स्ट चीज है, और फाइनल मोमेंटम को लिख लो p2, है ना। तो ये अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद जो p1 है वो हो जाएगा mu क्यों हुआ, देखो अब मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, है ना। तो मास तो यहाँ पे हमने लिख लिया, p1 इज इक्वल टू m, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, u लिख लेंगे। u क्यों लिखा, क्योंकि ये इनिशियल मोमेंटम है ना, वेलोसिटी चेंज होती रहती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इनिशियल मोमेंटम का लिख लेंगे u। तो क्या हो जाएगा, p1 इज इक्वल टू mu, ठीक है। अब इसके लिखने के बाद तो P1 हमारा हो जाएगा mu। P मतलब होता है मोमेंटम, तो फर्स्ट पार्ट है ये, फर्स्ट पार्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी। हमने इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को अलग अलग कर लिया। इनिशियल मोमेंटम को हमने लिखा mu, m हो जाएगा मास, है ना। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो ये वो वाला ही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो P1 इज इक्वल टू मास, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इनिशियल मोमेंटम। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है ना, इनिशियल, तो इसलिए हमने यहाँ पे u लिखा। अब आता है सेकंड, मतलब फाइनल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, p2, ठीक है। ये सेकंड चीज है तो हमने लिख लिया p2, p मतलब मोमेंटम, और ये सेकंड चीज है आ गया 2 इज इक्वल टू, मास तो सेम रहता है तो m एज इट इज आ जाएगा इसका फॉर्मूले के हिसाब से। और मास के बाद क्या आता है हमारा इस वाले फॉर्मूले में, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है इसकी, फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी को हम लिखते हैं v। तो P2 इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई वी, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज इन मोमेंटम, तो P2 माइनस P1, ये P2 है और ये P1 है, तो हमने इसको माइनस कर लिया। P2 हो जाएगा mv और P1 हो जाएगा mu। तो क्या हो जाएगा, pmv और mu में से क्या कॉमन निकल के आएगा, मास कॉमन है। अब देखो, अब ये तो है इनिशियल, सॉरी ये तो है फाइनल वेलोसिटी और ये है इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है वो चेंज है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मास जो है वो कॉमन है तो मास को हम बाहर ले लेंगे और v माइनस यू को हम अंदर लिख लेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब रेट भी चेंज हो रहा है मोमेंटम के अंदर, तो टाइम भी आ जाएगा m मल्टीप्लाई वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला किसका बन गया, v माइनस यू अपॉन टी। ये हमारा फॉर्मूला जो है ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। उसके बाद अगर हम इसके ऊपर फोर्स भी अप्लाइड करते हैं तो ये किस तरह का फॉर्मूला बनेगा, फोर्स इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू नहीं है, देखो अब ये चीज यहाँ पे आपकी नहीं आई है, यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्रोपोर्शनैलिटी। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है कुछ इस तरह का, ठीक है। तो m मल्टीप्लाई वी माइनस यू अपॉन टी। तो आपको अगर ये वाला साइन हटाना है, आप क्या करोगे, वाला साइन यहाँ से हटा दोगे। इस वाले साइन को हटाने के लिए हम इसकी जगह कोई भी लेटर ले लेंगे, जैसे कि A B C D कोई भी लेटर ले सकते हो आप इसके जगह। तो हमने इसकी जगह यहाँ पे K ले लिया, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू KM, M का KM हो जाएगा क्योंकि हमने ये हटाया KM, और फॉर्मूला यहाँ पे हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब देखो, अब ये वाला फॉर्मूला किसका है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सीलरेशन है तो A आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, KM और यहाँ पे आ जाएगा A। तो हमारा फॉर्मूला एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी इज द एक्सीलरेशन विच इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी। द क्वांटिटी k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो जो क्वांटिटी k है ये किसके कांस्टेंट में, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में है। मतलब जो हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है हमने इसकी जगह क्या डिनोट किया, k को लिया। द एसआई यूनिट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो जो एसआई यूनिट होती है मास की वो होती है kg,
और जो एक्सीलरेशन की SI यूनिट होती है वो होती है ms-2। द यूनिट ऑफ फोर्स इज सो चूजन दैट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k बिकम 1। तो जो k है अगर हम उसको 1 ले लें फॉर दिस 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड, तो हम इसी तरीके से जो फोर्स है 1 यूनिट ऑफ फोर्स है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। देखो अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है ना, आपको समझ में यहाँ पे दिक्कत तो ये होगी। तो देखो अब यहाँ पे हम इसको पूरी तरीके से समझेंगे। अब देखो 1 यूनिट ऑफ फोर्स, अब जो 1 यूनिट ऑफ फोर्स है ये क्या है, वो कैसे डिफाइन होती है? एज द अमाउंट दैट प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन। वो कुछ इस तरह का अमाउंट है जो कि एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस करता है ऑफ 1 ms-2। देखो अब ये 1 यूनिट ऑफ फोर्स है, अब जो k है वो 1 kg है, मतलब जो k है हमने उसे 1 ले लिया था, तो k मल्टीप्लाई 1 kg मल्टीप्लाई बाय हमारा ये वाला फॉर्मूला एक्सीलरेशन ऑफ 1 ms-2। ठीक है, उसके बाद आपको वैल्यू ऑफ k बिकम 1, तो जो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 9.3 एंड इक्वेशन 9.4, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। ये होता है हमारा फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय v-u अपॉन टी। ठीक है, और फोर्स इज इक्वल टू मास जो है वो बाहर आ जाएगा ना, देखो फोर्स इज इक्वल टू मास v-u और यहाँ पे आ जाएगा t। तो इस तरीके से भी हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन सकता है। तो हमारा क्या हुआ फोर्स का फॉर्मूला, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें फोर्स निकालनी हो तो हम क्या लगाएंगे, फोर्स लिखेंगे, इज इक्वल टू में आ जाएगा मास और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्सीलरेशन। पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी होनी चाहिए और फाइनल वेलोसिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेशन मतलब v-u अपॉन टी, तो आपके पास v भी होना चाहिए u भी होना चाहिए। अगर आपके पास v नहीं है तो आप पहले v फाइंड करोगे, और अगर u नहीं है तो आप u फाइंड करोगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा फोर्स का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। द यूनिट ऑफ फोर्स इज kg। अब जो यूनिट ऑफ फोर्स है, जो फोर्स की यूनिट है वो क्या है, kg ms-2 और न्यूटन, और हम इसको न्यूटन भी कह सकते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स को आप क्या कह सकते हो, न्यूटन। तो ये तो थोड़ा हार्ड सा है, इतनी सारी ऊपर है तो आप कंफ्यूज जाओगे, तो आप इसको न्यूटन कहना। और न्यूटन को हम किससे डिनोट करते हैं, न्यूटन का सिंबल क्या है, n। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स, तो जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसने हमें एक मेथड दिया किसी भी फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट की फोर्स को मेजर करने का, कैसे, एज द प्रोडक्ट, कैसे प्रोडक्ट करके मास और एक्सीलरेशन का, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। लॉ ऑफ मोशन इज ऑफन सीन इन एक्शन इन एवरीडे लाइफ। जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने ऊपर इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, ये सब अपनी हम डेली डे लाइफ मतलब रोज़मर्रा की लाइफ में देखते हैं। जैसे कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब क्रिकेट देखते होंगे टीवी वगैरह में, तो उसके अंदर आप देखते होंगे जब कोई बॉल आती है कैच करने के लिए, कोई क्रिकेटर कैच करता है, तो क्या होता है, वो बॉल को एकदम से पकड़ता है और अपना हाथ नीचे की तरफ ले जाता है। ऐसा वो क्यों करता है, देखो अब वो यहाँ पे बॉल पकड़ेगा और अपना हाथ ऐसे बिल्कुल नीचे की तरफ ले जाएगा। क्यों ले जाएगा नीचे की तरफ, जिससे जो बॉल है, अब जो बॉल है बहुत तेज़ी से आ रही है, इसकी जो स्पीड है बहुत तेज़ है ना, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो काफ़ी तेज़ है, तो उसके हाथ में एकदम से चोट लग सकती है। तो वो क्या करता है, उसकी जो स्पीड है मतलब जो उसकी वेलोसिटी है उसको बिल्कुल ज़ीरो कर देता है। इफ़ द बॉल इज स्टॉप सडनली देन इट इज़ हाई स्पीड, हाई वेलोसिटी से आ रही है तो डिक्रीज कर देता है उसे जीरो स्पीड में। ठीक है, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, थस द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल विल बी राज। इसलिए जो बॉल का जो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, जो बॉल के अंदर जो मोमेंटम चेंज हो रहा होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से, वरना उसे चोट लग जाएगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देयरफॉर अ लार्ज फोर्स वुड हैव टू बी अप्लाइड फॉर होल्डिंग द कैच दैट में हर्ट द पाम ऑफ द फिल्टर। तो जो फिल्टर की जो पाम है उसको वो हर्ट करेगी अगर वो वहाँ पे एकदम से ऊपर ही कैच कर लेगा और ऊपर ही रखेगा। ठीक है, इसलिए वो एकदम से अपना हाथ नीचे ले आता है, जिसकी जो उसकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाए जीरो में। इन अ हाई जंप एथलीट, अब जो एथलीट होते हैं वो बहुत तेजी से कूदते हैं। द एथलीट आर मेड टू फॉल आइदर ऑन अ कर्शर, जो एथलीट है वो किसके ऊपर गिरता है, क्या तो कर्शन बैट के ऊपर गिरता है या फिर जो मिट्टी का बैट होता है उसके ऊपर गिरता है। दिस इज टू इंक्रीज द टाइम ऑफ एन एथलीट फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप। ऐसा क्यों करते हैं, जिससे जब एथलीट फॉल करें तो क्या हो जाए, वे उनका टाइम बढ़ जाए टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप, जंप के बाद मतलब कूदने के बाद स्टॉप होने के लिए। थर्स डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम एंड हैज द फोर्स, तो क्या होगा, दिस डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज, वो क्या कर देगा, मोमेंटम की रेट ऑफ चेंज को कम कर देगा, एंड हैज द फोर्स, और उसे फोर्स में ले आएगा। अब यहाँ पे आप पॉन्डर को निकालने की कोशिश करो कि जो कराटे होते हैं, जो प्लेयर कराटे कहते हैं, जो कराटे प्लेयर्स होते हैं, ब्रेक अ स्लैब ऑफ आइस, वो आइस की जो स्लैब होती है उसको एक सिंगल ब्लो में कैसे तोड़ देते हैं, है ना, कैसे ब्रेक कर देते हैं।
अब आपको ये चीज़ यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे तो ये वाली पिक्चर बनी हुई है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ये। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था पिछले वाले पार्ट 2 में, वो कैसे मैथमेटिकली स्टार्ट होता है, फ्रॉम द मैथमेटिकली एक्सप्रेशन फॉर द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो कुछ इस तरह की क्वेश्चन बनेगी, देखो F इज इक्वल टू मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास, एक एक्सीलरेशन है ना, तो एक्सीलरेशन की जगह हमने दोबारा फॉर्मूला रख लिया F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F जो T है यहाँ पे डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, एफ टी इज इक्वल टू एम वी हो जाएगा और एम यू हो जाएगा। एम से वी की मल्टीप्लाई कर दो और एम से यू की मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हुआ, वैन फोर्स इज जीरो। अगर मान लो फोर्स जो है वो जीरो है, कब होगी फोर्स जीरो, जब इनिशियल वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी आपस में इक्वल होंगी, और जो टाइम होगा वो क्या होगा, टी होगा। दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो लगातार चलता रहेगा एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ यू थ्रू आउट द टाइम टी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मतलब यू, और टाइम क्या होगा, टी होगा। अगर जो यू है, यू से मतलब अगर जो इनिशियल जो पहली वाली वेलोसिटी है अगर वो जीरो हो जाए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो फाइनल वेलोसिटी है मतलब जो वी है वो भी जीरो हो जाएगी। डेट इज, इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। डेट इज द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है वो उस टाइम पर रेस्ट में रहेगा जब जब यू जो है वो जीरो हो जाएगा और वी भी जीरो हो जाएगा, उस टाइम पर जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहेगा, है ना। सेकंड लॉ ऑफ मोशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल, यहाँ पे 5 एग्जाम्पल दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बस एक और वीडियो बनेगी जिसके अंदर हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और यहाँ पे एक और पार्ट दे रखा है, देखो ये रहा यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों टॉपिक्स हम यहाँ पे पार्ट 4 में कवर कर लेंगे। तो चलिए ये करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल 9.1। 9.1 में क्या करना है, देखो अब इसके अंदर हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड, 5 kg क्या है, मास है, 2s क्या है, यहाँ पे टाइम है, 3ms माइनस 1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और 7s माइनस 1 है फाइनल वेलोसिटी। 2 है ना, तो 3ms ये हो गया पहले वाली और ये हो गई फाइनल वाली मतलब बाद वाली। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। और हमें क्या निकालना है, जो उसके ऊपर फोर्स लगी है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। नाउ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, और जो उस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है हर 5 सेकंड में, उसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या है। देखो अब क्या करेंगे, पहले निकालेंगे इसकी फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला ये वाला होता है, देखो फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन की जगह हमने लिख लिया v माइनस यू अपॉन टी, है ना। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दोगे, सब्स्टिट्यूटिंग कर दोगे। सब्स्टिट्यूटिंग करने के बाद क्या होगा, F इज इक्वल टू मास की जगह 5 kg आ जाएगा, वेलोसिटी की जगह 7ms माइनस 1 और यू की जगह 3ms माइनस 1। टाइम हो जाएगा हमारा 2 सेकेंड, और हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 10n, n से मतलब न्यूटन। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या निकल के आ गई, ये फोर्स निकल के आ गई। अब हम निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एफ टी अपॉन एम, मतलब फोर्स टाइम अपॉन मास। तो इस तरीके से इन्हें सब्स्टिट्यूटिंग करके हमारी वेलोसिटी आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी हमारी 13 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे अगले एग्जांपल पर। यहाँ पे एग्जांपल 9.3 में अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकंड। तो यहाँ पे एक मोटर कार है जो कि चल रही है, किसकी वेलोसिटी किस स्पीड से, 108 किलोमीटर आवर कवर कर रही है वो 1 घंटे में, और टाइम क्या है उसका, 4 सेकंड। ठीक है, टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक आर अप्लाइड। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार ऑफ इट मास अलॉन्ग विद द पैसेंजर इज 1000 किलोग्राम। तो हमें उसकी जो फोर्स है, कितनी फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स एक्सर्टेड हो रही है वो निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सेकंड है ना, ये 4 सेकंड है, तो किलोमीटर पर आवर को भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले तो हमने यहाँ पे ये कर लिया, 108 किलोमीटर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करा, तो हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जो हमारी फाइनल इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी ये वाली, और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी ये वाली। उसके बाद हम यहाँ पे अपना फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन, तो मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन करके हमारे यहाँ पे फोर्स निकल के आ जाएगी। इसी तरीके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आया या फिर नहीं। हमारा थोड़ा सा ही रह गया है 9.5 थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 9.6 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये दोनों टॉपिक हम पार्ट 4 में कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।